गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको सेकंड पेपर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। पहले थायराइड और पैंक्रियास तथा पैराथायराइड की चर्चा कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्रंथियों के बारे में। एड्रिनल ग्रंथियाँ किडनी के एंटीरियर साइड में अर्थात ऊपर की तरफ स्थित होती हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि पाई जाती है। ये अंडाकार आकार की होती हैं और इसके आसपास वसा ऊतक पाए जाते हैं, उन्हीं में ये घिरी हुई रहती है। ये तो लोकेशन की बात है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में बटी हुई होती है। बाहर का भाग कॉर्टेक्स और भीतर का भाग मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला की एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन भिन्न प्रकार से होती है। जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये मीजोडर्म से विकसित होता है और स्टेरॉयड प्रकार के हार्मोन निर्माण करता है, जबकि जो मेडुला है ये न्यूरल एक्टोडर्म से या गैंग्लियन से विकसित होता है और ये कैटेचोलमीन नाम के हार्मोन्स को स्रावित करता है। सबसे पहले बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल ग्रंथियों का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके तीन भाग हैं। यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकेंगे। एड्रिनल ग्रंथि की देखेंगे, सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल का भाग होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कैप्सूल है। उसके भीतर आप देखेंगे तो जोना ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा के भीतर जोना फैसिकुलेटा है और उससे भी भीतर जाएंगे तो जोना रेटिकुलरिस है। तो ये जो तीन लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तो कॉर्टेक्स के भाग हैं। और उसके भीतर की तरफ देखेंगे तो ये मेडुला है, जहाँ लिखा हुआ क्रोमाफिन सेल्स, ये मेडुला का भाग है। कॉर्टेक्स के भाग में देखेंगे तो जोना ग्लोमेरुलोसा में कोशिकाएं कॉलमनर कोशिकाएं हैं, अर्थात चौड़ी कोशिकाएं हैं, और बीच बीच में साइनस जैसे स्थान, अपेक्षाकृत बड़े स्थान देखे जा सकते हैं। ये जोना ग्लोमेरुलोसा है। उसके भीतर जोना फैसिकुलेटा है। कोशिकाओं का आकार छोटा हो जाता है और कोशिकाएं सीधी लाइन में ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो अरेंज हो गई हैं। जो बीच के साइनसेस थे वो अपेक्षाकृत छोटे हो गए हैं। यह है जोना फैसिकुलेटा। और सबसे अंदर की तरफ जोना रेटिकुलरिस होती है। कोशिकाओं का आकार वहाँ और छोटा हो जाता है और साइनसेस के आकार भी छोटे हो जाते हैं। जो मेडुला है, यहाँ पर क्रोमाफिन सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें क्रोमाफिन सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब क्रोमियम बेस्ड डाई से इनको कलर करें तो ये स्टेन देती हैं, इसीलिए इनको क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। तो ये एनाटॉमी हुआ एड्रिनल ग्रंथियों की। तीन भाग कॉर्टेक्स के, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, और उसके भीतर मेडुला का भाग। अब हार्मोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की बात करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन स्रावित करते हैं उन्हें स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। तीन प्रकार के स्टेरॉयड स्रावित होते हैं एड्रिनल ग्रंथियों से। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करें। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम के स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। इनमें प्रमुख है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम आयनों को शरीर में रोकने का काम करता है, अर्थात सोडियम आयनों को किडनी से फिल्टर होने से रोकता है। और अगर फिल्टर हो गए
तो रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा, पुनः अवशोषण के द्वारा सोडियम आयनों को पुनः शरीर में ले लेता है। तो ये प्रमुख एल्डोस्टेरोन जो है प्रमुख हार्मोन है ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, शरीर में जल और आयनों की या खनिजों की मात्रा को निर्धारित अनुपात में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हाइपोफंक्शन हो तो एक प्रमुख बीमारी होती है जिसको एडिसन्स डिजीज कहते हैं। एडिसन्स डिजीज क्योंकि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए सोडियम किडनी से बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है और पोटेशियम शरीर में रोका जाता है। परिणाम होता है कि शरीर में आयनों का संतुलन बिगड़ जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जल की मात्रा भी कम होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये अवस्था एडिसन्स डिजीज कहलाती है। अगर एल्डोस्टेरोन का स्राव अधिक होने लगे तो शरीर में स्वेलिंग, सूजन या एडेमा कहते हैं, देखी जा सकती है, क्योंकि ये जल की मात्रा अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण सूजन या एडेमा होगा। वास्तव में एल्डोस्टेरोन किडनी की जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को नियमित करता है और इसी से शरीर में आयनों की मात्रा संतुलित रहती है। जो ना फैसिकुलेटा की बात करें तो इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम के स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड्स, ये भी जैसा मैंने बताया स्टेरॉयड प्रकृति के ही होते हैं। ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके लिए जो मैकेनिज्म काम में आती है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना और फिर अमीनो एसिड को कीटो एसिड में बदलना और अंत में उसे लैक्टिक एसिड से या पायरुविक एसिड बनाते हुए उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह से प्रोटीन या अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का जो निर्माण होने लगता है इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं और परिणाम होता है रक्त में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा और इसके कारण कभी कभी डायबिटीज़ भी हो सकती है। ये डायबिटीज़ मेलिटस से भिन्न होगा, इसको स्टेरॉयड डायबिटीज़ कहते हैं। जोना रेटिकुलरिस जो सबसे भीतर की परत है, इसमें सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं और उनका स्टेन डार्कर होता है बाकी कोशिकाओं की अपेक्षा। यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें एंड्रोस्टेरॉयड्स कहते हैं, अर्थात एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन ये मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। इनका स्राव यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत अल्प मात्रा में होता है, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लक्षणों के विकास में सहयोगी होते हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल्स में और फीमेल्स में, उनके विकास में ये सहयोगी होते हैं। सामान्य तौर पर वही हार्मोन गोनेड से अर्थात टेस्टिस और ओवरी से भी स्रावित होते हैं, तो इनके प्रभाव को वो मास्क कर देते हैं, छिपा लेते हैं। पता नहीं लगता कि एड्रिनल का एंड्रोस्टेरॉयड का प्रभाव है या टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन्स का प्रभाव है, क्योंकि एक जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका इफेक्ट देखा जाता है जब महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्राव बंद हो जाता है और उस समय जो एड्रिनल से निकला हुआ एंड्रोजन है वो महिलाओं में मैस्कुलाइजेशन इफेक्ट अर्थात आवाज़ का भारी हो जाना या चेहरे पर रोएं का उत्पन्न हो जाना, बाल का उत्पन्न हो जाना, ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। मेडुला जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर स्थित होता है। इसकी कोशिकाओं को क्रोमाफिन कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि जब भी क्रोमियम बेस
डाई से स्टेन करें तो ये पीले रंग का स्टेन प्राप्त करता है। जो हार्मोन स्रावित होते हैं मेडुला से उन्हें कैटेचोलामीन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं कैटेचोलामीन्स, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन्हीं को एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। इनका स्राव तंत्रिकीय उत्प्रेरण से होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन को, या इमरजेंसी हार्मोन भी इसी को कहते हैं। इसको हार्मोन ऑफ फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट कहते हैं। एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन क्या करता है, ये रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है। हृदय में और हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तेज कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो स्केलेटल मांसपेशियां हैं, हाथ पैरों की मांसपेशियां हैं, उनमें भी रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। और इससे आप समझ सकते हैं फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। तो फ्राइट का अर्थ होता है भयभीत होना, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, भयजनक परिस्थिति आ जाए, आपात परिस्थिति आ जाए तो भय उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं फ्राइट। और उसके बाद दो परिस्थितियां बन सकती हैं, या तो फाइट या फ्लाइट। फाइट का अर्थ है संघर्ष करो विपरीत परिस्थिति से, या जो भी भय का कारण है उससे लड़ो, संघर्ष करो। और फ्लाइट का अर्थ है वहाँ से भागो। तो दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं किसी आपातकाल में, या तो संघर्ष या भागना, और दोनों परिस्थितियों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है, इसी के लिए एड्रीनलिन के द्वारा रक्त का प्रवाह मांसपेशियों की तरफ, स्केलेटल मांसपेशियों की तरफ और हृदय की तरफ मोड़ दिया जाता है। त्वचा में तथा आंतरिक अंगों में रक्त का प्रवाह कम कर दिया जाता है। अधिक रक्त का प्रवाह अर्थात अधिक ऊर्जा अर्थात फाइट या फ्लाइट के लिए अधिक उचित या अनुकूल अवसर। तो इस प्रकार से जो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, वो मुख्यतया एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो भी लेकिन एपिनेफ्रिन जैसे ही प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन बहुत ही कम स्तर पर उसका प्रभाव होता है। तो इस तरह से ये इमरजेंसी हार्मोन्स हो गए, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अब बात आती है कि इनका नियंत्रण कैसे होता है। ब्रेन के द्वारा इनका स्राव नियंत्रित किया जाता है। जो कॉर्टेक्स का भाग है, ये तो निगेटिव फीडबैक के द्वारा काम करता है। हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन स्रावित होता है, कार्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, CRH। यह हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। इसके प्रभाव में ये पिट्यूटरी पर जाकर के प्रभाव डालता है, और इसके प्रभाव में पिट्यूटरी से ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, ये पिट्यूटरी से स्रावित होता है। और ये फिर जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स पर प्रभाव डालता है, जहाँ से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स स्रावित होने लगते हैं। जो मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड है, इसके स्राव को किडनी के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। किडनी से जब फिल्ट्रेशन अर्थात सोडियम का फिल्ट्रेशन या जल का निकासन अधिक होने लगता है, तो उसके परिणाम स्वरूप मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड का स्राव होता है। जो एड्रिनल मेडुला है, ये सीधे ही तंत्रिकीय कंट्रोल में है। अगर स्प्लैंक्निक नर्व को प्रेरित किया जाता है ब्रेन के द्वारा, तो उसके परिणाम स्वरूप एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन का स्राव होता है। तो इस तरह से एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण में है, और दूसरा जो कॉर्टेक्स है वो न्यूरोएंडोक्राइन नियंत्रण में है। तो बच्चों, ये हमने बात की एड्रिनल ग्रंथियों की, जिसके दो भाग, मेडुला और कॉर्टेक्स, मेडुला भीतरी भाग, कॉर्टेक्स बाहरी भाग, इनकी हमने चर्चा की। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, चाहे जो भी स्टेरॉयड हार्मोन हो, ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, अर्थात वसा के डेरिवेटिव होते हैं। ये कोशिका की झिल्लियों को पार कर सकते हैं,
तो जहाँ इनको प्रभाव उत्पन्न करना होता है ये कोशिका झिल्ली को पार करके और न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं और वहाँ संबंधित जीन को सक्रिय करते हैं। जीन का सक्रियण होना, जीन को सक्रिय करके ये अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद बच्चों।